छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है और टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। गरीबों को इस तरह मत छेड़ो, जलने से कोयला भी लाल हो जाता है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि जहां जिस सभा में, जिस राज्य में इतने बड़े बड़े महारथी हों, धर्मराज युधिष्ठिर हों, कृपाचार्य हों, द्रोणाचार्य हों, स्वयं अर्जुन हों, स्वयं कृष्ण हों, तो फिर महाभारत क्यों हो गया? भीष्म पितामह कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि महाभारत हो। तो फिर भीष्म पितामह से पूछा गया, भीष्म पितामह रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं भी नहीं चाहता था कि महाभारत हो। तो द्रौपदी ने कहा कि अगर कोई नहीं चाहता था तो फिर महाभारत क्यों हो गया? मुझको क्यों निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी? भरी सभा में मुझको क्यों इंसल्ट किया जा रहा था? भीष्म पितामह ने कहा कि महाभारत इसलिए हो गया कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ था उसको दिखाई नहीं देता था कि हम किस तरह से जमीन जायदाद की बंटवारा करें, और इसीलिए महाभारत हो गया। आज बिहार की स्थिति क्या है मुझे? आज देश माननीय सदस्य, आज देश में आपका वक्तव्य आसन की ओर तो नहीं है। नहीं, मैं आसन न्याय की कुर्सी में माननीय न्यायालय भी आते हैं। मैं आसन को सुना रहा हूं। मैं आपको मैं अपनी क्योंकि आसन बहुत निगाह तेज है, सबकी एक्टिविटी को देख रहा है। मैं सिर्फ आपको सुना रहा हूं, सरकार तक पहुंचाने की कृपा की जाए, आपके माध्यम से मैं सुना रहा हूं। आज देश में जो स्थिति बनी हुई है, पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे मजलूम, सबसे निसहाय, सबसे कमजोर, निर्मल, भूमिहीन अगर है तो बिहार में है। और इस बार तो देश ने देखा, जब लॉकडाउन लगा महोदय, तो देश के तमाम राज्यों में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, केरल में, कर्नाटक में, सिर्फ और सिर्फ बिहार का नौजवान रो रहा था, चिल्ला रहा था। देश के किसी राज्यों की शिकायत नहीं हुई कि कर्नाटक के लोग केरल में फंस गए, केरल के लोग महाराष्ट्र में फंस गए और वहां रो रहे थे। अगर रो रहा था कोई इस देश की राजधानी में, तो वो बिहार का लोग रहा था, बिहार का लोग रहा था। और इसकी वजह है, इसके कारण है कि आज की तारीख में भी 1,50,00,000 नौजवान जिसके हाथों में काम करने की ताकत और क्षमता है, वो बूढ़े बाप को छोड़कर, बूढ़ी मां को छोड़कर, जवान पत्नी को, बीवी को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे को बिलखते छोड़कर वो बिहार के बाहर, दिल्ली, पंजाब की सड़कों पर दर दर ठोकर खा रहा है। वो भूमिहीन है। सरकार ने जो भी कानून बनाए, लेकिन उन भूमिहीनों को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी, आज की तारीख में भी 60% कौन भूमिहीन है? 70% कौन भूमिहीन है? जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है। लाखों लोग आज विहीन है, घर विहीन है। सरकार ने बास्केट पर्चा तो दिया कुछ लोगों को, लेकिन दखल नहीं कर पाया महोदय, दखल नहीं कर पाया। और आज भी जो किसी भी स्थिति में, किसी भी तरह की जमीन पर वो काबिज है, वो कब्जा जमाए हुआ है, उसको अतिक्रमण के नाम पर भगाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। ऐसे लाखों परिवार हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा महोदय, भूमिहीनों के बीच जो बास्केट पर्चा दिया जाता है, दुखद है कि अधिकतर पर्चाधारियों के जमीन पर पोजीशन नहीं दिया जाता है। रोड बनाने के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, जो 50 वर्षों से, 60 वर्षों से उस जमीन पर वो जवान हुआ, अब वृद्धावस्था में है, उसके पोते वहां जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन रोड बनाने के नाम पर उसके मकान को, उसके बसे हुए झोपड़ियों को तोड़ करके सड़कें बनाई जा रही है। सड़कें बने, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो बिहार का जो 50-60 वर्षों से उस जमीन पर जमा हुआ है, सुधाकर जी, घर बना के रह रहा है। सुधाकर जी, आपका इनके वक्तव्य पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए थोड़ा ध्यान से सभी माननीय सदस्य महोदय, ध्यान है। अच्छी बात देखिए, राम महाभारत से शुरू किए हैं और आप लोग गौर नहीं कर रहे हैं। नहीं,
पूज्य बापू महात्मा गांधी जब निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, तो उस समय जो उनके राजनीतिक गुरु गोखले थे 1917 में, वो मिले थे अफ्रीका से आकर के। तो पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जब निराशा हाथ लगी थी, तो इसी बिहार की सरजमीन ने उनको हिम्मत और साहस दिया था महोदय, जहां से देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई। और सिर्फ शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि हम आजादी को पा भी लिए, जंग आजादी की लड़ाई को जीत भी लिए। यही बिहार की धरती है, यही बिहार का उदाहरण है। आज जो भारत का इतिहास है, वो इतिहास क्या है? बिहार का इतिहास है। महात्मा बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, दिनकर, आपका बहुत बड़े बड़े महारथी यहां पैदा हुए, और उन लोगों ने जो शिक्षा दीक्षा दिया है उसका बहुत ही महत्व, उसकी महत्ता, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा को हम समझते हैं और सदन भी समझता है। आपको मालूम है महोदय, एक दलित मिशन, महादलित मिशन लागू किया था। उसमें यह स्पष्ट निर्देश था कि जो भूमिहीन है उसको 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही भारी मन के साथ कहना पड़ता है, यह मिशन असफल हो गया, फेल हो गया। किसी भी परिवार में से 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला और ना वो उसका अधिकार पा सका। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इस मिशन के तहत अभी तक कितने लाभुकों को जमीन दी गई, उसकी जानकारी अगर संभव हो तो सदन को उपलब्ध कराना चाहिए। भू माफिया का दबदबा है। आप शायद गांव के ही हैं, आपको मालूम है सीओ की क्या स्थिति है। सीओ ऑफिस में नहीं बैठते, बगल में एक समानांतर ऑफिस खुली हुई है, वहां वो बैठते हैं और वहां बैठ करके खुलेआम, खास करके मैं तो कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, 2 अंचल है, धोरैया, रजौन। रजौन के सीओ का तो फीस बंधा गया है कि वो मोटेशन में 3000 लेंगे। वो दाखिल खारिज में होता क्या है, जो ऑनलाइन हुआ है हुजूर, उसमें तो कहीं कहीं खेसरा का नाम खाता में जोड़ देता है, खाता का नाम रकबा में जोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि जब सुधारने के लिए वो जाता है तो उसका फीस बना हुआ है 1000 रुपया। हम लोग एमएलए होकर के सीओ को फोन करते हैं। कुछ किसान जब दर्द बड़ी व्यथा लेकर के एमएलए के पास आता है, हम जैसे एमएलए के पास आता है, जब मैं सीओ से बात करता हूं कि जरा इस किसानों की पीड़ा को समझिएगा, ये शिकायत कर रहा है, उस समय तो जी सर, हाँ सर कह देता है। लेकिन जब वो किसान जाता है कि एमएलए साहब ने मुझको भेजा है, तो डांट के कहता है कि जाओ एमएलए ही रसीद काट देगा। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। इस सरकार को निश्चित तौर पर इसकी जानकारी लेना चाहिए, जांच कराना चाहिए। यह एकदम सर्वविदित है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मेरे अंचल में, मेरे अंचल का तो दुर्भाग्य है, मेरे अंचल का तो दुर्भाग्य है कि 2 ब्लॉक में मात्र 1 अमीन है, यानी 2 ब्लॉक में आधा आधा अमीन है। जब सीओ को पूछता हूं किसी काम के लिए तो कहता है मेरे यहां तो आधा अमीन है, आधा तो रजौन में। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है महोदय। 20 पंचायत, 22 पंचायत है धोरैया में, और वहां 5 कर्मचारी हल्का कर्मचारी है। रजौन में 18 पंचायत है, 4 कर्मचारी है, एक तो विकलांग ही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे निष्पादित होगा। ये तो बड़ी ही दुखद स्थिति है। हम तो आपके माध्यम से चाहेंगे कि सरकार संज्ञान ले और अगली कार्रवाई इस पर करे। महोदय, सरकार संज्ञान ले रही है। महोदय, अतिक्रमण का जो अभियान चला है, अतिक्रमण का जो अभियान चला है, इस अभियान में पिक एंड चूज किया जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो निरीह लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके घर को तोड़ने के लिए दिन के उजाले की जरूरत नहीं होती है, रात के अंधेरे में तोड़ता है। बेहिचक, बेपरवाह, बिना कुछ दायित्व के वो गरीबों का घर तोड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन जब अमीरों के महल उस अतिक्रमण के अंदर आता है तो उसे टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है। दम नहीं है कि बेवजह बिना उसको सूचना दिए तोड़ सकता है। लेकिन गरीब होता है ना, गरीब एक इंसान होता है महोदय, और इंसानियत की खरीद बिक्री नहीं होती। गरीब एक इंसान होता है, इसलिए इंसानियत जिंदा तो तब बचेगी जब यहाँ गरीब बचेगा। आखिर क्या कारण है कि यहाँ गरीबी दूर नहीं हो रही? क्या कारण है? झोपड़ियों में जाके देखें, गांव में रहता हूं ना,
आप सरकार कई योजनाओं की जिक्र कर रहा है, नल जल योजना, हर घर में जल नल योजना। आपने देखा है गांव को जाकर के कि उन सड़कों को किस तरह से गड्ढे में तब्दील कर दिया। आज भी जल का वो निकास वाला पानी का पाइप वो हंसता है, रोड पर चलते हैं तो मुस्कुराता है, वो दिखाई देता है जैसे लगता है दांत निकाल के वो हंस रहा है। गाड़ियां चलती है उस पर, तो बेचारा लचर बचर होकर टूट जा रहा है। आज भी मुझको शिकायत आई है कई गांव की, टंकी तो बन गई, बोरिंग तो हो गई, पाइप तो लग गए, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसके घरों तक पानी नहीं जा रहा है। कौन देखेगा? किसकी शिकायत? वो कहां करेगा शिकायत? जहां शिकायत करता है ये एक परिपाटी हो गई है कि बीडीओ की शिकायत डीएम से करो, दरोगा की शिकायत एसपी से करो, तो समझ लो को बुला करके उसका कुछ जो कमाई का स्रोत है उसमें से कुछ उपाय निकाल लेता है। और यही हो रहा है, अक्सर यही हो रहा है। अब तो एमएलए एमपी की बात कोई सुनता ही नहीं, कोई पदाधिकारी। हाँ हाँ जी सर कह देगा, और जिसकी शिकायत हम करते हैं वो शिकायत करता पहुंचता है तो उसकी डांट पड़ती, उसके उल्टे काम होते, उसके उल्टे काम होते, उसके उल्टे काम होते हैं। और उल्टे काम के विषय में एक उदाहरण दूं आपको, सीवान का। एक सीवान में नौतन अंचल है सर, एक नौतन अंचल है। आश्चर्य लगेगा कि वहां एक अतुल कुमार सिंह सीओ वो 10/8/2020 को वहां योगदान करते हैं। खुशहाली होती है योगदान करते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक मोटेशन जिसका केस नंबर 1689 है, वो 10/3/20 की तारीख में उस मोटेशन के दाखिल खारिज को रद्द करता है। किस परिस्थिति में बैकडेट में वो रद्द करता है, मुझको तो आश्चर्य होता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। इन सीओ को कौन देखेगा? इस सीओ पर कौन कार्रवाई करेगा? ये मनमानी कब तक चलेगी? तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। देश के महात्मा गांधी जब गांव में घूमते थे, गांव में घूमते थे कि देश को मैं आजाद कराना चाहता हूं, तो लोग सवाल पूछते थे क्या होती है आजादी, क्या होती है स्वतंत्रता, क्यों आजाद भारत का नारा देने के लिए आप लोगों को उकसा रहे हो? तो गांधी कहते थे कि मैं ग्राम स्वराज्य स्थापित करना चाहता हूं। क्या है ग्राम स्वराज्य का मतलब? ग्राम स्वराज का तो मतलब था कि गांव में रहने वाले लोगों को समानता मिलेगी, एकता मिलेगी, समरूपता मिलेगी, लोगों को एक साथ एक तरह से जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गरीब आह भर रहा है, दर्द से पीड़ित है, उसके दुख को देखने वाला कोई नहीं। क्या कारण है कि आज एम्स में यहाँ के 70% लोग बिहार के लोग जाते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि 1,50,00,000 नौजवान यहाँ से पलायन कर गए हैं? गांव में खुशहाली नहीं है, गांव में योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब तो इस रसीद के चलते जो आप कहते हो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन का तो काउंटर एक है, अंचल में भीड़ लगती है, तो बता तो रहा हूं कि वो गलतियां कर देता है, बाप के नाम में कुछ बॉ के बदले भौ लिख देता है, नतीजा होता है कि उसका वो रद्द हो जाता है। कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती, लोन नहीं मिलते, वहां बताया जाता है तुम्हारे बाप का नाम पवन कुमार सिंह था, इसमें पवन प्रसाद लिख दिया है। वो बेचारा जाता है सुधार करने के लिए, तो बगैर पैसे के उसके काम नहीं होते, काम नहीं होते। इसलिए महोदय बताना चाहता हूं कि राज्य की क्या स्थिति है। अभी राज्य में दाखिल खारिज के 10 लाख मामले लंबित हैं, काम नहीं हो रहा है, सीओ नहीं है, सर्किल इंस्पेक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है, कैसे सुलह होगा? सरकार ने एक व्यवस्था लाया कि अब 8 दिन में सीओ और दरोगा मिलकर के ये सुलह करेंगे जमीन संबंधी। आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि 182 थाना में आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। 182 सीओ ऑफिस में और थाना प्रभारी के बीच में कोई सुलहनामा नहीं हुआ। पता नहीं सरकार कहां सोई हुई है, कौन देखेगा इसको? और वहां सुलह होता है, वहां डांट पड़ती है, वहां डांट पड़ती है, जबरदस्ती डांट पड़ती है। और यही कारण है कि जो केस का सुलह थाना में हो जाना चाहिए वो थाना में नहीं होकर के वो सीजीएम ऑफिस में चला जाता है। अभी हाल में आपने सुना होगा, मैंने कई बार ध्यानाकर्षण भी दिया, हुजूर आपको भी मैं इंडिविजुअल मिल करके एक दरखास्त भी दिया कि एक पूर्व से बना हुआ सामुदायिक भवन जो दलितों के लिए, विशुद्ध रूप से दलितों के लिए। 2 मिनट समय बचा है। जी हुजूर, मैं एकदम आपके आदेश का पालन करता हूं। अंबेडकर भवन जो बिल्कुल कभी उद्घाटन नहीं हुआ था, एक निजी आदमी उसका उपयोग कर रहा था और कुछ एक उसके संबंधी लोग जब आते थे तभी वो खुलता था। मैंने 9 दिसंबर को उसका विधिवत उद्घाटन किया। दुख
और गलतियां ये हुई हमसे, कुछ सामुदायिक भवन के सामने मैंने डॉक्टर अंबेडकर नाम रख दिया, डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन। हुजूर सीओ के सामने, बीडीओ के सामने वो उद्घाटन हुआ, वो भोज में शरीक हुए। उसके पहले एक दिन पहले 8 तारीख को बीडीओ सीओ से मैंने संपर्क किया कि सामुदायिक भवन है जिसको हम लोगों के लिए खुलना चाहिए, खुलवाया जाए। उनकी उपस्थिति में खोला गया। लेकिन आपको मालूम है, दुख भी होगा कि दूसरे दिन मेरे ऊपर और मेरे सहयोगियों के ऊपर केस हो जाता है। उसमें 3 महादलित के लोग इन्वॉल्व हो गए, 2 मेरे कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो गए, 9 लोगों पर केस हुआ। सीओ ने यह कहा के केस कर दिया कि ये लोग सभा कर रहे थे, 70-75 लोग थे, कोई लोग मास्क नहीं पहने थे, कोविड-19 का उल्लंघन किया। हुजूर, मैं ईमानदारी से सदन में कह सकता हूं, वो सीओ भी जब आया था वो मास्क पहन के नहीं आया था। इसके बाद एसडीओ आए थे, वो भी मास्क पहन के नहीं आए थे। लेकिन मेरे ऊपर और मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर, महादलितों के ऊपर यह क्या करके केस कर दिया, इन्होंने कोविड-19 का उल्लंघन किया। हमने बर्दाश्त किया। रात के अंधेरे में जाकर के 24 तारीख के रात के अंधेरे में डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिटा दिया। और सिर्फ आपको जानकर के आश्चर्य होगा, चाहे जो हो, सुबह जब मैं वहां पहुंचा, वहां लोग पहुंचे, एक चप्पल छूटा हुआ था, एक टोपी छूटी हुई थी, हड़बड़ में मिटवा दिया। और उसको मिटवाने में सीईओ का, बीडीओ का अहम भूमिका है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि महापुरुषों का, देशभक्तों का, भारत रत्नों का जिसने भी अपमान किया हो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसलिए मैंने 2 दिया। कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि राज्य में आज भी, आज का समय पूर्ण हो गया। आपका आदेश का पालन करते हुए सिर्फ मैं यही कह सकता हूं, छेड़ने से जो भी दल के लोग ज्यादा बोलेंगे उनके दल के समय में कटौती करेंगे। मैं कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अभी राज्य में दाखिल खारिज के 10 लाख मामले लंबित हैं। राज्य की जनता निबंधन कार्यालय का चक्कर लगा करके परेशान हो रही है। दाखिल खारिज समय पर नहीं हो रहा है, दस्तावेज नहीं मिल रहा है, और अंचल में दाखिल खारिज के लिए जिम्मेदार अधिकारी के समय पर उपलब्ध नहीं होते थे। आज ही जबकि बिना खारिज किए किसान जमाबंदी नहीं करा पा रहे हैं। इन तमाम चीजों का मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है, छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है, और टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है और टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। गरीबों को इस तरह मत छेड़ो, जलने से कोयला भी लाल हो जाता है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।